आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटरफेरॉन्स के बारे में, और ये जो लेक्चर सीरीज है दैट इज रिलेटेड टू द इम्यूनोलॉजी डोज। ओके, एंड दिस इज अ लेक्चर नंबर 22। इससे पहले टोटल 21 लेक्चर्स जा चुके हैं, तो मेक श्योर आपने उनको देख लिया हो। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इंटरफेरॉन्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले बात ये आती है कि व्हाई वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग द इंटरफेरॉन्स। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी ये चीज़ डिफाइन करके रखी है कि व्हाट इज एडेप्टिव रिस्पॉन्स, व्हाट इज इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इन सभी के बारे में डिफाइन करके रखा है एक आउटलाइन। और आने वाले टाइम में जो है मैं एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का डिटेल वर्जन कवर करने वाली हूँ, जिसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि बी सेल टी सेल कैसे काम करते हैं। ऑल्दो मैं आउटलाइन ऑलरेडी डील कर चुकी हूँ, लेकिन जो डिटेल्स हैं ये जो है मैं फ्यूचर में डील करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनेट इम्यून रिस्पॉन्स की। तो काफ़ी लंबे टाइम से जो मेरा लेक्चर है वो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स के डिटेल वर्जन में चल रहा है, और ये जो डिटेल वर्जन है इसमें हमने बहुत सी चीज़ें कवर कर ली हैं। और माइट भी ये जो लेक्चर होगा ये इम्यून रिस्पॉन्स, जो मेनली इनेट इम्यून रिस्पॉन्स है, उससे रिलेटेड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम डायरेक्टली स्विच कर जाएंगे एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स पे। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि WBC के कितने टाइप होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, फीवर का रिस्पॉन्स कैसे देखने को मिलता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में ही बात किया था। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट पाथवे क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द इंटरफेरॉन। ठीक है, ये इंटरफेरॉन क्या होते हैं, बिकॉज ये भी मदद करते हैं इनेट इम्यून रिस्पॉन्स को करवाने में। इतना ही नहीं, इंटरफेरॉन सिर्फ और सिर्फ इनेट ही नहीं, ये भी जो है एक्चुअल में क्रॉस टॉक करवाते हैं इनेट एंड एडेप्टिव के बीच में। ठीक है, इसके बीच में जो है ये भी क्रॉस टॉक करवाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि इंटरफेरॉन्स एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स भी करवा सकते हैं एज वेल एज इनेट भी करवाते हैं। मेजर जो पार्ट है ये इनेट इम्यून रिस्पॉन्स के पार्ट की तरह देखे जाते हैं, लेकिन एडेप्टिव रिस्पॉन्स में भी इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में भी हमने यही केस देखा था। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो इंटरफेरॉन है ये है क्या। तो जैसे कि नाम है इंटरफेरॉन, इनका काम ही क्या होता है। सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी हम इम्यूनोलॉजी में कोई ऐसे सेल की बात करते हैं जो हमारी बॉडी में हो और वो वायरस के अगेंस्ट लड़ सके, ठीक है, या एक्टिव हो सके, या फिर आप ये कह सकते हो कि कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स या कोई ऐसा प्रोटीन जो उस वायरस के अगेंस्ट लड़ सके, ऐसे प्रोटीन को हम इंटरफेरॉन कहते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है रिगार्डिंग दी वायरस रिलेटेड, तो आपको ये चीज समझ जाना है कि कहीं ना कहीं इंटरफेरॉन वहां पे जरूर काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग देखते हैं कि क्या है, उसके बाद वी विल सी कि ये फंक्शन क्या करता है। इंटरफेरॉन का काम ही होता है इंटरफेयर करना वायरल के प्रोलिफरेशन से, यानी इट इंटरफेयर विद द वायरल प्रोलिफरेशन, यानी वायरस जो प्रोलिफरेट करता है, यानी जो अपना नंबर बढ़ाता है, उस मेथड के साथ जो है इंटरफेरॉन इंटरफेयर करता है, यानी उस वायरस को अपना नंबर बढ़ाने नहीं देता है। ठीक है, अब ये इंटरफेरॉन है क्या, ये इंटरफेरॉन एक टाइप का साइटोकाइंस है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं दिस इंटरफेरॉन इज अ टाइप ऑफ साइटोकाइंस। अब क्वेश्चन आ जाता है कि फिर ये साइटोकाइंस क्या है। तो साइटोकाइंस कुछ सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन होते हैं। तो ये जो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन है ये बहुत से अलग अलग टाइप के होते हैं, उन्हीं में से एक टाइप है इंटरफेरॉन। जब मैं आपको साइटोकाइंस का लेक्चर समझाऊंगी तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि साइटोकाइंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, एवरीथिंग। शायद वहां पे दोबारा से इंटरफेरॉन का नाम आएगा। अब बात करते हैं इंटरफेरॉन्स के बारे में। तो इंटरफेरॉन्स मेजर तरीके से अल्फा, बीटा एंड गामा हो सकते हैं। ठीक है, इतने बेसिस पे जो है देखे जाते हैं, लेकिन इनको फर्दर भी डिवाइड किया गया है। अब जरा सा जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ मैकेनिज्म को। मान लीजिए ये एक सेल है, इसमें जो है किसी भी टाइप का वायरस एंटर कर गया है, इसको हमने वायरस बना दिया। अब क्या होगा, आपको पता है कि जब ये वायरस अंदर एंटर किया है तो सीधी सी बात है, ये जो सेल है ये होस्ट सेल है। अब इस सेल के अंदर इसने इसकी मशीनरी को हाईजैक कर लिया और अपने जैसे जो है बहुत से वायरल पार्टिकल बना लिए। ओके, इस तरीके से बहुत से वायरल पार्टिकल बना लिए। उसी टाइम पे क्या होता है, इसी सेल के अंदर जो है समहाउ आप ये कह सकते हो कि सिग्नल रिलीज होता है, जो कि होता है इंटरफेरॉन के फॉर्म में। ठीक है, दिस इज इंटरफेरॉन। तो ये सेल कौन सा है, ये जो होस्ट सेल हमने लिखा है
ये जो होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल अब क्या कहलाएगा? ये होस्ट सेल कहलाएगा वायरस इन्फेक्टेड सेल। ये वायरस से इन्फेक्टेड है ये सेल, इसीलिए हम इसे वायरस इन्फेक्टेड सेल कह रहे हैं। और ये क्या रिलीज कर रहा है? ये इंटरफेरॉन को रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब ये जो इंटरफेरॉन रिलीज होते हैं ये किसके थ्रू रिलीज हुए हैं? ऑब्वियसली एक ऐसे सेल के थ्रू रिलीज हुए हैं जो ऑलरेडी वायरस के थ्रू जो है सफर कर रहा है। अब होता ये है कि यहाँ पे ऑब्वियसली नेबर में और भी सेल प्रेजेंट होते हैं। कैसे सेल? ऑब्वियसली वो इम्यून सेल्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए ये 2 सेल्स प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा? ये जो सेल्स हैं इनके सरफेस के ऊपर इंटरफेरॉन रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है, मान लीजिए ये इंटरफेरॉन रिसेप्टर है, हम इसे IFNR लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज IFNR। ठीक है, इंटरफेरॉन रिसेप्टर। अब ये क्या होगा? ये जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इंटरफेरॉन, ये क्या करेंगे? ये जाकर मूव करेंगे और यहाँ पर बाइंड कर जाएंगे। अब ऑलरेडी इस सेल को क्या मिल चुका है? मैसेज मिल चुका है, क्योंकि ये चीज तो श्योर है कि इंटरफेरॉन अगर रिलीज हुआ है तो सीधी सी बात है वायरस मतलब कि बॉडी के अंदर अटैक कर चुका है और वो सेल को इन्फेक्ट करने लगा है। अब क्या होगा? जो नेबरिंग सेल्स होंगे, नेबरिंग सेल्स यानी इम्यून सेल्स की बात कर रहे हैं, उनके सरफेस पे इंटरफेरॉन रिसेप्टर एक्सप्रेस हो रहा है, वहां पे जाकर इंटरफेरॉन बाइंड कर गया। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिग्नलिंग के थ्रू सारे ऐसे सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया जाएगा जो सिस्टम मेनली मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अब ये वायरस ने मान लेते हैं कि ये जो वायरस है इसने अपना प्रोलिफरेशन अंदर कर लिया। अब क्या करेगा? अब ये वायरस जो है इस सेल से बाहर निकलेगा और नए वायरल पार्टिकल जो हैं अब रेडी रहेंगे किसी और सेल को इन्फेक्ट करने के लिए। मान लीजिए ये वायरल पार्टिकल जो है यहाँ पे पहुंच चुका है इसको इन्फेक्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये सेल पहले से ही वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, अभी भी ये हेल्दी है, लेकिन अभी ये इन्फेक्ट होने वाले हैं। तो जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करेगा, ऑलरेडी यहाँ पर वो सारी मशीनरी जो है वो रेडी हो रखी है जो कि इसको रोक देगी। क्या इसकी एंट्री को रोकेगी? नहीं, इसके प्रोलिफरेशन को रोकने का काम करेगी। मतलब कि इसके वायरल प्रोटीन, इसको प्रॉपर ढंग से प्रोलिफरेट करने के लिए जो वायरल प्रोटीन चाहिए उसका सिंथेसिस नहीं होने देगी, और जो वायरस होते हैं एज वेल एज उनका जो मेनली डीएनए कंटेंट हम कहें तो उसको भी वो इनहिबिट कर देगी। ठीक है, तो इस ढंग से इस सेल के अंदर ऑलरेडी वो सारे मैकेनिज्म एक्टिवेट हो चुके हैं जो कि वायरस को आगे बढ़ने नहीं देंगे। मतलब वायरस जो है इस बॉडी में एंटर करेगा लेकिन प्रोलिफरेट नहीं कर पाएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? एज अ रिजल्ट इस बॉडी से वायरस का रिमूवल हो जाएगा, क्योंकि वायरस जब यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहा है तो हम कह देंगे रिमूवल हो गया है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए उसको प्रोलिफरेट करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन भी वहां नहीं है, उसके डीएनए कंटेंट को जो है डिग्रेड कर दिया गया है, तो उसको ऑब्वियसली इन्फेक्ट करने के लिए कोई भी एरिया अब अवेलेबल नहीं है। राइट, तो ये तो हो गया। ठीक है, ये जो सेल थे जो कि अनइन्फेक्टेड थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है यहाँ पर एक ढंग से आप कह सकते हो कि एक एंटी वायरल मैकेनिज्म के थ्रू जो है समहाउ खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन ये जो सेल है जो कि वायरस इन्फेक्टेड हो चुका है उसका क्या होगा? तो हम ये देखते हैं कि इसका मेनली जो है एपोप्टोसिस करवा दिया जाता है। इतना ही नहीं, ये जो इंटरफेरॉन रिलीज हुए हैं वेरी ऑब्वियसली ये जाकर जो है आगे चल के मैक्रोफाज या फिर नेचुरल किलर सेल को भी एक्टिवेट कर देते हैं, और वो सेल क्या करते हैं? वो सेल वेरी ऑब्वियसली बदले में जो है आते हैं इस वायरस इन्फेक्टेड सेल को इनगल्फ करते हैं एज वेल एज उसका एपोप्टोसिस करवा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, वायरस इन्फेक्टेड सेल का जो है एपोप्टोसिस हो जाता है। लेकिन जो ऐसे सेल हैं जो कि अभी भी इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, हेल्दी सेल हैं, उनका मेनली जो है प्रोटेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही इंटरफेरॉन को मतलब रिसीव करने के बाद अपने अंदर वो सिस्टम को एक्टिवेट कर चुके हैं जो इस वायरस से लड़ेगा और इसको जो है प्रोलिफरेट नहीं करने देगा बॉडी के अंदर। तो ये एक आप कह सकते हो एक आउटलाइन था कि इंटरफेरॉन बॉडी में काम कैसे करता है, और इसी से आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि वायरस को रिमूव करने में या वायरस से इन्फेक्टेड सेल या वायरस से फ्यूचर में इन्फेक्ट होने वाले सेल किसी भी केस में जो है इंटरफेरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। चलिए अब कुछ जो है बेसिक चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि इंटरफेरॉन जो है ये
साइटोकाइन फैमिली से बिलोंग करता है और इसको इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। और जब भी एंटीवायरल प्रॉपर्टी के बारे में बात आएगी, ऑब्वियसली इंटरफेरॉन मेजर वहां पे अपना रोल प्ले करेगा। एंटीवायरल ही नहीं, देखा ये गया है कि इसका सम हाउ रोल जो है एंटी ट्यूमर बेसिस पे भी होता है, यानी ये कैंसरस सेल को भी किल करने में जो है मदद कर सकता है। ठीक है, इंटरफेरॉन जो कि अल्फा बीटा टाइप के हो सकते हैं, एक्चुअल में इनको 2 टाइप में या 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। मेजर तरीके से आप कह सकते हो 2 क्लासेस। ठीक है, ऑल्दो रिसेंट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनकी अभी के टाइम में एक और क्लास भी कंसिडर की जाती है, जिसको कि मैं आगे डील करूंगी। अभी के लिए बात करें तो मैक्सिमम एरिया में जहां भी आप पढ़ोगे आपको 2 टाइप पढ़ाया जाएगा, बहुत डिटेल में पढ़ोगे तब 3 टाइप आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो टोटल 2 क्लासेस हैं इंटरफेरॉन्स के, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में चले आते हैं इंटरफेरॉन अल्फा सब टाइप एंड बीटा सब टाइप। ठीक है, अल्फा एंड बीटा सब टाइप। एंड नेक्स्ट चला आता है टाइप 2 में इंटरफेरॉन गामा सब टाइप। तो जैसे कि मैंने कहा था अल्फा बीटा गामा सब टाइप होते हैं इंटरफेरॉन के, लेकिन इसी इंटरफेरॉन को 2 क्लासेस में भी डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो टाइप होता है उसको हम इंटरफेरॉन अल्फा एंड बीटा सब टाइप कहते हैं, एंड दूसरे क्लास को हम इंटरफेरॉन गामा सब टाइप कहते हैं। इन पर्टिकुलर इंटरफेरॉन अल्फा जो होता है प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल फॉलोइंग द वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो देखा ये गया है कि इंटरफेरॉन अल्फा जो है मेनली उन सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है जो कि वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सफर कर रहे हो। मेजर तरीके से जैसे कि देखा जाए तो वायरस से जब इन्फेक्ट होता है तब इंटरफेरॉन का रिलीज देखा जाता है, बट माइनर बेसिस पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के टाइम पे भी इंटरफेरॉन अल्फा का रिलीज देखा जा सकता है। इंटरफेरॉन जो है ये खुद भी प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं वैरायटी ऑफ सेल से, मेनली जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो रहा होता है फॉर द इन्फेक्शन। ठीक है, एंड दिस प्रोडक्शन इज ट्रिगर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन और साइटोकाइंस। तो जब बॉडी में किसी भी टाइप का पैथोजन अटैक किया है तो साइटोकाइंस वेरी ऑब्वियसली मतलब कि इस अटैक के कारण जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, और इन्हीं साइटोकाइंस में से एक टाइप होता है इंटरफेरॉन प्रोटीन का जो कि एक्टिवेट हो जाता है। एंडोजीनस जो इंटरफेरॉन होते हैं इनका मेजर रोल देखा जाता है वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे, जहां पे ये एक्टिवेट होते हैं। रिसर्चर ने सजेस्ट किया है कि जो इंटरफेरॉन होते हैं ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल ऑटो इम्यून एंड द न्यूप्लास्टिक कंडीशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में एरिया में अगर कोई वायरल ऑटो इम्यून या फिर न्यूप्लास्टिक कंडीशन या फिर उस टाइप का अगर कोई डिजीज या हेल्थ कंडीशन अगर अराइज हुआ है तो वहां पे इंटरफेरॉन का जो है एक बेनिफिशियल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, जो इंटरफेरॉन गामा होता है इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द डिजीज कॉज्ड बाय द इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड फंजाई बाय इंडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीसीज। तो देखा ये गया है कि इंटरफेरॉन गामा जो कि टाइप 2 होता है ये बहुत सी डिजीज को कंट्रोल कर सकता है जो कि कॉज होते हैं इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया के थ्रू, पैरासाइट के थ्रू, फंजाई के थ्रू जो है जो क्रिएट होते हैं या फिर जो प्रोड्यूस किए जाते हैं। द इंटरफेरॉन आर द क्लासिक एग्जांपल ऑफ टू एज सॉर्ड्स। One side, they have a remarkable ability to promote both innate and acquired immune response to the viral infection. तो देखा ये गया है कि ये जो इंटरफेरॉन्स होते हैं ये इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में तो मदद करते हैं, साथ ही साथ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स में भी मदद करते हैं। अब ये कैसे करते हैं वी विल सी दैट ऑल्सो। ठीक है, तो फटाफट से मैं आपको एक क्विक फॉर्म में जो एडवांस लेवल का जो मैंने आपको टाइप बताया वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो ध्यान से सुनिएगा। हमने ये कहा कि टोटल 2 क्लासेस या 2 टाइप हो सकते हैं इंटरफेरॉन के, लेकिन डिटेल बेसिस पे देखा जाए तो टोटल 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप 1 इंटरफेरॉन में कौन कौन चला आता है, इंटरफेरॉन अल्फा एंड इंटरफेरॉन बीटा। ठीक है, सो वो करते क्या है, विच मीडिएट द अर्ली एंटीवायरल रिस्पॉन्स। जो इंटरफेरॉन अल्फा एंड बीटा होते हैं इनका काम होता है एंटीवायरल रिस्पॉन्स करवाना, यानी वायरस अगर एंट्री ले चुका है तो उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करवाना। एंड इंटरफेरॉन अल्फा जो होता है ये रिलीज या प्रोड्यूस किया जाता है ल्यूकोसाइट्स के थ्रू, एंड इंटरफेरॉन जो बीटा होता है ये फाइब्रोब्लास्ट के थ्रू प्रोड्यूस होता है। टाइप 2 इंटरफेरॉन में चले आते हैं इंटरफेरॉन गामा जो कि मेनली एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफाज को, and it will interact with the cells of adaptive immune response and support the generation of। तो देखा ये जाता है कि टाइप 2 इंटरफेरॉन जो होते हैं वो मैक्रोफाज को मेनली एक्टिवेट करते हैं और ये इंटरैक्ट करते हैं एडेप्टिव इम्यून
रिस्पॉन्स के सेल से, इसीलिए हमने कहा था कि एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स भी क्रिएट करवाते हैं। इनको प्रोड्यूस करने वाले सेल जो होते हैं दे आर मेनली एक्टिवेटेड टी सेल एज वेल एज NK सेल, नेचुरल किलर सेल। ठीक है, थर्ड टाइप जो कि मैंने कहा था टाइप 3 इंटरफेरॉन जो है वो है इंटरफेरॉन लैम्डा। इसको लगभग जो है ईयर की अगर हम बात करें तो 2003 में इसको डिस्कवर किया गया है इंटरफेरॉन, मतलब इस कंसेप्ट को कि टाइप 3 जो है इंटरफेरॉन्स भी देखे जाते हैं विच आर सिक्रेटेड बाय द प्लाज्मोसाइटॉइड डेंड्राइटिक सेल and regulate the viral replication and host cell proliferation। तो देखा ये गया कि टाइप 3 जो है वो लगभग टाइप 1 जैसा ही काम करता है, जिसमें कि इसका काम होता है मेनली एंटी वायरल बेसिस पे काम करना, वायरल के रेप्लिकेशन एज वेल एज उसके प्रोलिफरेशन को रोकना, और ये प्रोड्यूस किया जाता है एक टाइप के डेंड्राइटिक सेल के थ्रू जिसका नाम है प्लाज्मासाइटॉइड डेंड्राइटिक सेल। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हमने इंटरफेरॉन्स देख लिए, वो क्या काम करते हैं, किससे इंटरेक्ट करते हैं और इनको कौन प्रोड्यूस करता है। तो ये तीनों मेन चीजें होती हैं जो कि हमने यहाँ पर देख लिया है। अब जरा सा मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। तो जो इंटरफेरॉन अल्फा एंड बीटा है वो मेनली एंटीवायरल रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, और ये जब अपना एंटीवायरल रिस्पॉन्स शो करते हैं तो सबसे पहले अगर इनके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इनके एक्टिवेशन के बाद ये जाकर बाइंड कर जाते हैं रिसेप्टर से, और इनके रिसेप्टर का नाम है IFNAR, दैट इज इंटरफेरॉन अल्फा रिसेप्टर। ठीक है, और ये जो है मोस्ट सेल पे एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि बहुत से साइटोकाइन्स काम करते हैं, इंटरफेरॉन्स भी जो है ये डाइमर फॉर्म में ही काम करते हैं, और जब भी ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं ये रिसेप्टर का भी डाइमराइजेशन करवा देते हैं, और हेंस रिसेप्टर के डाइमराइजेशन के बाद जैक-स्टैट सिग्नलिंग का एक्टिवेशन हो जाता है। अब ये जो जैक-स्टैट सिग्नलिंग है उसमें जो है जैक नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम मेनली जैनस काइनेज कहते हैं। यहाँ पर जो टाइप दिखा के रखा है वो है जैक1 एंड TYK2। ठीक है, और जैसे ही ये एंजाइम एक्टिवेट होते हैं ये रिक्रूट करके फॉस्फोराइलेट कर देते हैं स्टैट नाम के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। स्टैट जो है फॉस्फोराइलेट होने के बाद ये डाइमर फॉर्म में काम करता है जब वो स्टैट 1 एंड स्टैट 2 का डाइमराइजेशन हो जाता है, तब की बात कर रहे हैं। और ये जो डाइमर कॉम्प्लेक्स है जब ये डाइमराइज होता है तो इसमें एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल ओपन हो जाता है, और हेंस अब ये न्यूक्लियस में एंटर कर जाता है। न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद ये इनिशिएट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन जो कि मदद करेंगे एंटीवायरल रिस्पॉन्स को करवाने में। यानी अगर हम इसको इस तरीके से देखना चाहें कि कौन कौन सी चीजें हुई, तो हमने ये कहा कि पहले जो है इंटरफेरॉन ने आकर बाइंड किया, किससे, रिसेप्टर के साथ। ठीक है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करते ही क्या हो गया, रिसेप्टर का भी डाइमर फॉर्म हो गया। ओके, डाइमर फॉर्म होने के बाद क्या हुआ, डाइमर फॉर्म होने के बाद जैक-स्टैट सिग्नलिंग जो है स्टार्ट हो गई। जैक-स्टैट सिग्नलिंग में साइटोप्लाज्मिक एरिया में जो एंजाइम होता है वो होता है जैनस काइनेज, जिसको हम बोलते हैं जैक। ठीक है, और यहाँ पे मेनली जो है ये हो सकते हैं जैक1 एंड ये हो सकता है TYK2। ठीक है, जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं ये रिक्रूट कर लेते हैं किसको, स्टैट को। स्टैट को रिक्रूट करने के बाद इसके पास फॉस्फेट का एडिशन कर देते हैं। ये जो फॉस्फोराइलेटेड स्टैट है वेरी ऑब्वियसली आगे चल के ये डाइमर बना लेता है किसका, स्टैट1 प्लस स्टैट2 का। ठीक है, और ये जो डाइमर बनता है इनका वेरी ऑब्वियसली ये क्या करता है, इसके डाइमर बनने के कारण इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज होता है जिसकी वजह से इसका जो NLS सिग्नल होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, वो ओपन हो जाता है और ये एंटर कर जाता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने के बाद ये इनिशिएट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन को। कौन से ट्रांसक्रिप्शन को, जो कि एंटीवायरल रिस्पॉन्स करवाएगा। ठीक है, और इस तरीके से ये पूरा जो मोड ऑफ एक्शन है वो देखने को मिलता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने लाइफ में कभी भी जैक-स्टैट पाथवे पढ़ा होगा तो ये पूरा पाथवे वही है। तो साइटोकाइंस या फिर रादर टू से इंटरफेरॉन, उनका काम करने का एक वन ऑफ द बेस्ट पाथवे होता है जो कि होता है जैक-स्टैट पाथवे। ऐसे क्वेश्चन CSIR में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि साइटोकाइंस कौन से पाथवे से काम कर सकता है, तो उसमें से एक पाथवे होता है जैक-स्टैट पाथवे। ओके, तो जरा सा हम जो है यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। जो डायग्राम मैंने अभी आपको समझाया वही यहाँ पर भी है लेकिन थोड़ा सा डिटेल वर्जन में है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आया इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन जो है यहाँ पर अपने रिसेप्टर से आके बाइंड किया, दैट इज R1 एंड R2। ठीक है, इससे आकर बाइंड किया। बाइंड करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उसका साइटोप्लाज्मिक एरिया है
यहाँ पर JAK1 है एंड TYK2 है, जो कि हो गया जैनस काइनेज एंजाइम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो है अपना फॉस्फोराइलेशन करके एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये रिक्रूट करते हैं स्टैट को, ठीक है, STAT1 एंड STAT2 का रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, जिसकी और खुद ये क्या है, खुद ये काइनेज एंजाइम है, दैट इज JAK1 एंड TYK2, दीज आर दी काइनेज एंजाइम, ठीक है। इनके पास जो K है दैट इज स्टैंडिंग फॉर द काइनेज। अब इसकी एक्टिवेशन के बाद क्या होता है, ये STAT1 एंड STAT2 को इन्होंने रिक्रूट कर लिया और उसके ऊपर फॉस्फेट ऐड कर दिया, ठीक है। फॉस्फेट ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं स्टार्ट का डाइमराइजेशन हो गया, एज वेल एज इसका NLS जो सिग्नल सीक्वेंस है वो यहाँ पर ओपन हो गया। अब जो यहाँ पे लोकलाइजेशन सिग्नल है, इसकी वजह से स्टार्ट अंदर एंटर करेगा न्यूक्लियस के अंदर और ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा ऑफ इंटरफेरॉन स्टिमुलेटेड जीन। अब वो जीन क्या करेंगी, वो जीन जो है वो प्रोटीन काइनेज आर हो सकता है। ये प्रोटीन काइनेज आर का मेनली काम क्या होता है कि ये जो है मेनली अपने नॉर्मल फंक्शनिंग के थ्रू ये इनहिबिट कर सकता है ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन को, ठीक है। मतलब कि प्रोटीन का ट्रांसलेशन नहीं होने देगा, बिकॉज ये जो डबल स्टैंडर्ड RNA है इसको ये इनहिबिट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि जो प्रोटीन काइनेज आर है ये बाइंड करता है वायरस के डबल स्टैंडर्ड RNA को और उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, क्योंकि वो आगे ट्रांसलेशन नहीं होने देता है। मेनली जेनेटिक मटेरियल है वो आगे चल के जो है प्रोटीन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो था पहला पाथवे। सेकेंड पाथवे कौन सा है, जिसमें 2-5 ओलिगो सिंथेटेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये सिंथेटेज एंजाइम क्या करती है, ये सिंथेसाइज कर देती है 2-5 ओलिगो एडिनाइलेट, जो कि एक्टिवेट कर देता है राइबोन्यूक्लियस जिसका नाम है RNase L, ठीक है। RNase L क्या करता है, ये डिग्रेड कर देता है वायरल एंड सेलुलर mRNA को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो RNase L एक्टिवेट हुआ है इस एंजाइम के थ्रू, वो आगे चल के mRNA का डिग्रेडेशन कर देता है। तो ये हो गया सेकेंड पाथवे, जिसकी वजह से वायरल पार्टिकल जो है आगे प्रोलिफरेट नहीं कर पाते हैं। थर्ड पाथवे देखिए, थर्ड पाथवे में MX प्रोटीन का एक्टिवेशन होता है। MX प्रोटीन जो है पॉलीमराइज होके ऐसा कुछ व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनाता है एंड हेंस इट इनहिबिट द इनहिबिशन ऑफ द वायरस ट्रांसक्रिप्शन एंड असेंबली। और इस MX प्रोटीन के असेंबली की वजह से वायरस का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है, मतलब वायरल पार्टिकल का ट्रांसक्रिप्शन या वायरल जो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है और उसकी असेंबली नहीं हो पाती है, ठीक है। और फोर्थ है यहाँ पे IFIT प्रोटीन का मेनली फॉर्मेशन की, मतलब कि जीन प्रोडक्ट की तरह IFIT प्रोटीन भी सिंथेसाइज होता है और ये क्या करता है, इट इज ऑल्सो अ प्रोटीन दैट इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन, जिसकी वजह से जो डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे RNA है इसके ट्रांसलेशन को मेनली रोक लिया जाता है और हेंस यहाँ कोई वायरल प्रोटीन नहीं बनता है। अब ये जो आप 4 पाथवे देख रहे हो, इस पाथवे के थ्रू मेनली जो है इंटरफेरॉन एंटी वायरल रेस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है। हर एक केस में आप देख सकते हो यहाँ पे भी डबल स्टैंडर्ड RNA जो है, ऑब्वियसली इसका मेनली जो आगे चल के एक mRNA फॉर्म बनेगा उसका डिग्रेडेशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चारों का चारों पाथवे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग द viral proliferation or the activity or the process which will be helping in the viral assembly, उन सभी को inhibit कर दिया जाता है और पूरा पाथवे इस ढंग से प्रोसीड करता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि इंटरफेरॉन कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पर इंटरफेरॉन मेनली जो है कोई भी नाम आपको दे सकता है, लेकिन मेन बेसिस पे अगर देखा जाए तो एंटी वायरल बेसिस पे इंटरफेरॉन अल्फा एंड बीटा दोनों ही काम कर सकते हैं और जो थर्ड टाइप है उसका भी एंटी वायरल एक्शन देखा जाता है, ठीक है। और बाकी सब के बारे में भी जो है मैंने वेरी ऑब्वियसली यहाँ पर आपको बता के रखा है कि कौन सा इंटरफेरॉन कैसा काम करता है। तो यहाँ से वेरी ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द फ्यूचर टाइम, ठीक है। तो हमने सभी चीजें देख ली कि कौन सी चीजें कैसे काम कर रही है, कैसे रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं, एवरीथिंग, राइट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सब चीजें जो है आप लोग को क्लियर हो गई होंगी और इसके साथ जो है हमने इनेट इम्यून रिस्पॉन्स का पोर्शन कवर अप कर लिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज लेक्चर नंबर 23 में। एंड मेक श्योर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज अगर आपको ये चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।